गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी यानी पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे। तैयारी के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को देखा था और आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है, इस टॉपिक के अंदर बनने वाले टोटल 500 प्रश्नों को देखेंगे। जहाँ तक उम्मीद है दोस्त कि हिंदी साहित्य के इतिहास से जो भी प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है और इससे बाहर आपको परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेष अंक में हिंदी साहित्य का इतिहास निकला था। हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का नाम क्या है? तो महापंडित राहुल संकृत्यायन। महापंडित राहुल संकृत्यायन। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया है, यानी जो मिश्र बंधु जी हैं उसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल। अलंकृत काल। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो राहुल संकृत्यायन। राइट आंसर है दोस्त, राहुल संकृत्यायन। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। पंडित सदानंद मिश्र। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है और एक बार में याद करना भी मुश्किल होता है। आप बार बार इसे पढ़ना दोस्त, ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी अगर इस्लाम नहीं होता तब भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। गारसीदातासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेट्यू एतेंदु ए हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 ईस्वी को। 1871 ईस्वी को। दोस्त, प्रश्न डिफिकल्ट जरूर है बट हमें याद भी करनी है अगर एग्ज़ाम पास करनी है तो इसलिए दोस्त ज़रूर से ज़रूर इसे बार बार आप लोग देखना या पीडीएफ को पढ़ना। पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पीडीएफ को पढ़ना और कंटिन्यू रिवीजन करना, तभी यह टॉपिक याद होगा दोस्त, नहीं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? यानी जो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। यानी जो शिव सिंह सरोज है उसमें टोटल कितने ग्रंथों को और कौन कौन से ग्रंथों को दिखाया गया है, गिनाया गया है? तो हो जाएगा राम सतसई और खड़गा मतलब कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण। यानी अगर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनने कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। रामचंद्र शुक्ल
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। रीतिकाल का समय क्या माना है? तो 1700 से 900 ईस्वी के समय को रीतिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, यानी जो इतिहास का जो लेखन हुआ है उसका जो सबसे विकसित पद्धति अपनाई गई है वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ए गियर्सन। जॉर्ज ए गियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। इतिहास लेखन की परंपरा को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो गार्सीदा तासी को ही जाता है। गार्सीदा तासी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? यानी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल के नाम से जाना गया है, कहा गया है, तो कहने वाले विद्वान कौन है? तो उसका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? यानी 693 ईस्वी को हिंदी साहित्य का इतिहासकार कौन इतिहासकार है जो मानते हैं कि 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर है राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा का यह कहना है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी एक क्रम के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को जो लिखा गया है तो वह ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एतेंदु हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एतुंदी हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार क्रमबद्ध के रूप में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आदिकाल का समय, तो आदिकाल का जो समय है वो 1050 से 1375 ईस्वी को आदिकाल कहा गया है। 1050 से 1375 ईस्वी को आदिकाल कहा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और रीतिकाल कहा गया है 1700 से 1900 ईस्वी को। 1700 से 1900 ईस्वी को यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल और आदिकाल यहाँ पे है 1050 से 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इस्तवार दला लिटरेच्यूर एतुंदी ए हिंदुस्तान नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एतुंदी ए हिंदुस्तान जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फ्रेंच भाषा में। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी का जो वीरगाथा काल है, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, उसे आदिकाल किसने कहा है? उसी चीज को यानी वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं तो राइट आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है तो केशव बिहारी जो हैं वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है। शिव सिंह सरोज का रचना काल है तो 1833 ईस्वी। 1833 ईस्वी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश जो है उसे पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेर ने। चंद्रधर शर्मा गुलेर ने। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? वीरगाथा काल की सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानी है? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी को। 1350 ईस्वी को। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है उसकी जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं?
हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसी हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी बताए हैं उसका प्रकाशन हुआ था। इस्तवार दाला लिटरेचर एतोंदी ये हिंदुस्तानी की रचना की है, यानी किसने इसकी रचना की है? तो हो जाएगा गारसादा तासी ने। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अब हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो किशोरीलाल गुप्त ने, जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो है इसका हिंदी अनुवाद करने का श्रेय किशोरीलाल गुप्त को जाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिब्ज। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? किसे जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 को। प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। तो पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आधुनिक काल को, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को एक और नाम दिया है और वह नाम है गधकाल। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन। रीतिकाल का समय था तो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक को रीतिकाल बताया गया है और यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो किसने नाम दिया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अर्ध विभाग कब से कब
माना जा सकता है, कब से माना जाता है हिंदी साहित्य का आविर्भाव? हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय की, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का वास है, यह परिभाषा किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट का। चर्या पद के रचयिता हैं, चर्या पद के रचयिता हैं शबरपा, चर्या पद के रचयिता हैं शबरपा। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, रामचंद्र शुक्ल जी का। संदेश रासक के लेखक हैं, संदेश रासक, संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतु, लजेज तू वैश्य तू जभज्ञ धरु एतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की है? तो हेमचंद्र की है। किस कवि की है? हेमचंद्र की। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो आदिकाल से। किस काल से हैं? आदिकाल से। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, पूरा ग्रंथ को जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक स्थापना किसकी? यानी पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया है कि यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो किसने बताया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया, रामचंद्र शुक्ल जी। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। सिद्धों, नाथों, यौगिकों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। तो किस रचना के आधार पे आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है? तो पद्मावली जो रचना है विद्यापति का, इसी रचना के आधार पर यह बात को कहा गया है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं तो उद्धोतन सूरी। जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुराय नैना, जे हाल मस्का मुकून तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? चंदन बाला रास के रचयिता हैं आसगो, चंदन बाला बास के रचयिता हैं आसगो। विद्यापति ने अपनी कौन सी ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो पद्मावली जो ग्रंथ है विद्यापति का, उसको मैथिली भाषा में लिखा गया है और पद्मावली को ही आधार मानकर विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाने को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाकार कौन है? तो सरडंग धर जो है वो हमीर रासो के रचनाकार हैं। कृतिलता की भाषा क्या है? यानी कृतिलता जो लिखी गई है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, तो इसकी भाषा क्या है? तो मिश्रित अपभ्रंश इसकी भाषा है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के
प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण की रचना जो है किसने की है? तो पुष्यदंत ने, पुष्यदंत ने। अलवर संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। अलवर संतों की संख्या 12 मानी गई है। पृथ्वी रासो की भाषा क्या है? पृथ्वी रासो यानी जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है उसकी भाषा क्या है? तो डिंगल भाषा है, डिंगल। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन। जो आल्हा उदल नाम के जो वीर सरदार हैं उनकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो परमल रासों में। परमल रासों में आल्हा उदल की लड़ाइयों को देखने को मिलेगा, उसकी चर्चाएं हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी जो भी देश है उस देश का, जनता का, वहाँ का साहित्य चित्तवृत्ति होता है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोरी सोवे सेज पे, गोरी सोवे सेज पे मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो जी ने लिखा है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो जी का पंक्ति है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही होते हैं। यानी विद्यापति के जो पद हैं उस पर शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो कहा है कि विद्यापति के पद जो हैं अधिकतर श्रृंगार के होते हैं, अधिकतर श्रृंगार के होते हैं। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? तो अमीर खुसरो का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, यह कथन किसका है? अमीर खुसरो जी का। देसिल बवना सब्जन मिठा, देसिल बवना सब्जन मिठा देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है तो विद्यापति। विद्यापति जी बोलते हैं देसिल बवना सब्जन मिठा। मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है तो विद्यापति को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुराने हिंदी के नाम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुकारा है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। कीर्तिलता के रचनाकार हैं तो विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं तो अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी, जो आदिकाल का समय है उस समय की जो कवि हैं उनकी प्रधान भाषा थी तो डिंगल और पिंगल को मिलाकर लिखते थे, जिसे डिंगल पिंगल मिश्रित कहा गया है। डिंगल पिंगल मिश्रित आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा है। रनमल छंद, रनमल छंद का रचयिता कौन है? तो श्रीधर, श्रीधर दर्जी है और रनमल छंद के रचयिता हैं। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा किसकी द्वारा रचना की गई है? गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो जटमल की रचना है, जटमल की रचना है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9 मानी गई है नाथों की संख्या। खुमान रासो, खुमान रासो का रचयिता कौन है? खुमान रासो का रचयिता कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो का रचयिता दलपति विजय। बिसल देव, बिसल देव रासों के रचनाकार कौन है? तो बिसल देव का नरपति नाल, नरपति नाल बिसल देव रासों के रचनाकार हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह के। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? शिव सिंह के। राउल वेल किस तरह की रचना है? राउल वेल तो गद पद मिश्रित चंपू है। राउल वेल जो है वो गद पद मिश्रित चंपू है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था।
कथन किसका है? बहुत लंबी कथन है दोस्त, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। भला हुआ जो मरिया बहिनी महाकंतु, भला हुआ जो मरिया बहिनी महाकंतु पंक्ति का जो रचनाकार है हेमचंद्र जी हैं, हेमचंद्र जी। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाला आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाला आलोचक तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कसमोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि की है? तो अमीर खुसरो का ये कवि है, अमीर खुसरो की ये पंक्ति है। सिद्धों और यौगिकों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। यानी सिद्धों और यौगिकों ने जो रचनाएं की है जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वो उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। बहुत लंबा कथन है दोस्त, याद करना मुश्किल होगा, बट एक दो बार याद रख लेना तो ऑप्शन देख के आप टिक लगा लोगे। निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है? नरपति नाल द्वारा किसकी रचना की गई है? तो बिसलदेव रासो की रचना जो है वो नरपति नाल के द्वारा की गई है, नरपति नाल के द्वारा। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। बोधगान ओ दोहा का संपादक किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने। बोधगान ओ दोहा का संपादक किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। आलखंड का दूसरा नाम है परमल रासो आलखंड का ही दूसरा नाम है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। और आज हम लोग 100 क्वेश्चन को ही देखेंगे और आज का जो अंतिम प्रश्न है दोस्त वह है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा दोस्त और इसमें केवल 100 क्वेश्चन है। अगली जो 101 क्वेश्चन से जो आगे होगा वो दूसरी वीडियो में होगा दोस्त, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक बार में सारे लेखकों के बारे में सारी रचनाओं को याद करना भी मुश्किल होगा दोस्त। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।